दुबई को अक्सर दुनिया का सबसे अमीर एरिया माना जाता है और बुर्ज खलीफा से लेके बुर्ज अल अरब से एटलांटिस और साथ ही साथ डजन्स ऑफ लेविश मॉल्स तक ऐसा लगता है कि दुबई सबसे अच्छी प्लेस है दुनिया में रहने के लिए। इस चीज़ को कंबाइन करो नो इनकम टैक्स और साथ ही साथ इससे सरप्राइजिंग नहीं है कि क्यों अमीर लोग डिसाइड करते हैं कि वो दुबई में रिटायर होंगे। इन सारी चीज़ों के साथ दुबई जो है वो ग्लोबल स्पॉटलाइट आता है जब बात आती है यूएई की और अबू धाबी की। हालांकि अबू धाबी इतनी बात नहीं होती दुबई की साथ साथ, मगर वो इतने ज़्यादा अमीर लोग वहीं पर भी हैं। और सबसे बड़ी फ्लेक्सेस उनकी ये है कि उनके जो सॉवरिजन वेल्थ फंड है वो काफ़ी बड़ा है। अबू धाबी की वेल्थ फंड अभी 697 बिलियन डॉलर्स को रखती है। हालांकि सबसे बड़ा नहीं है दुनिया में, क्योंकि 3 और देशों का इससे भी बड़े फंड्स हैं। मगर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जिन देशों के बड़े फंड्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी कहीं ज़्यादा है। जो मोस्ट रिसेंट पॉपुलेशन नंबर्स है अबू धाबी के, ये बताते हैं कि 1.7 मिलियन रेजिडेंट्स हैं जो शहर के अंदर रहते हैं। और अगर हम 697 बिलियन डॉलर्स को 1.7 मिलियन लोगों से डिवाइड करें तो हमारे पास 4,52,597 डॉलर हर इंसान पे आ जाते हैं। और ये और अच्छा हो जाता है जब सारे रेजिडेंट्स जो शहर के हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉवरिजन वेल्थ फंड से बेनिफिट लेते हैं। जो फंड है वो अबू धाबी के लोगों के लिए है। और जैसा कि हमें पता है जो ज़्यादातर लोग यूएई में रहते हैं वो एक्चुअली सिटीजन्स नहीं है, क्योंकि एस्टिमेटेड है 11.48% यूएई की पॉपुलेशन नेशनल्स है और बाकी के 88.52% जो है बाहर के लोग हैं। और ये नंबर जो है वो दुबई से काफ़ी अलग हो जाता है। मगर फिर भी अगर हम असूम करें कि 20% अबू धाबी के रेजिडेंट्स अगर नेशनल्स हैं, फिर भी हमारे पास 3,08,000 लोग आ जाते हैं। और उससे हम 697 बिलियन डॉलर से डिवाइड करें 3,08,000 लोगों को तो हमारे पास 2.262 मिलियन पर सिटीजन का फिगर आ जाता है। इसको पर्सपेक्टिव में लाया जाए तो अगर हम सोशल सिक्योरिटी जो कि 2.852 ट्रिलियन के एसेट्स है और उसको 291 मिलियन सिटीजन जो कंट्री में उससे डिवाइड करें, हमारे पास 9,774 पर सिटीजन आ जाता है। मगर अगर आप उसे ट्राई करो कि आप अबू धाबी मूव करने वाले हो और आप कोई पड़ोस की कंट्री में हो तो मगर फिर भी आपको बहुत जल्दी तो ये मौका नहीं मिलना, क्योंकि यूएई की है एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट सिटीजनशिप पॉलिसीज़ और बहुत सारा आपको यूएई में कम से कम 30 साल तो रहना ही पड़ेगा उसमें अप्लाई करने के लिए। हालांकि आप और मैं इससे बेनिफिट नहीं ले सकते। ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि जो अबू धाबी के सिटीज़न है कितने अमीर हैं। और कुछ ही 100 साल पहले अबू धाबी जो था उसका नाम भी नहीं था उस कंट्री का, और वो खाना बदोशों से भरा हुआ था जो कि अपने सर्वाइवल और डेली बेसिस के ऊपर जूझ रहे थे। मगर चलिए जान लेते हैं किस तरह से एवरेज अबू धाबी का नेशनल इंसान वो खाना बदोश से मल्टी मिलियनर हो गया कुछ ही जनरेशन्स के अंदर। अगर थोड़ा पीछे जाए तो कहानी अबू धाबी की हमें पीछे लेके जाती है 1761 में, क्योंकि 1761 से पहले कोई भी रिकॉर्ड नहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन का उस टाउन में। क्योंकि ये चीज़ सेंस भी बनाती है कि एरिया था सिर्फ एक रेगिस्तान था जहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता था मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना। और कुछ जो थे कबीले के लोग अल्बुफ फला क्लैन से, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्मॉल टाउन जो है अबू धाबी में 1761 में सेटअप करेंगे। ओरिजिनली उस एरिया का नाम मिल था, इसका मतलब था नमक अरेबिक में। और जो ड्राइविंग फैक्टर्स था वहाँ पे अर्ली अबू धाबी की इकोनॉमी का वो था मोती के लिए डाइविंग करना। जो वहाँ के कबीले के लोग थे वो इन मोतियों को ट्रेड करते थे ईरानियंस और इंडियंस के साथ। इसके वजह से उन्हें इतना कैपिटल मिल गया कि वो छोटी सिविलाइजेशन बना सके वहाँ पे। मगर अबू धाबी की पॉपुलेशन कभी भी कुछ हज़ार लोगों से नहीं गई। इनफैक्ट स्टार्ट ऑफ 1900 में अबू धाबी के पास सिर्फ 6,000 रेजिडेंट्स थे। हालांकि छोटी पॉपुलेशन थी, अबू धाबी जो था वो स्ट्रगल करने वाली थी सपोर्ट करना इन रेजिडेंट्स को, क्योंकि 1900 के शुरुआत में जापान की मोती की इंडस्ट्री बहुत ऊपर चली गई, जिसकी वजह से अबू धाबी ने अपने कस्टमर्स खो दिए। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए ग्रेट डिप्रेशन भी आया 1929 में, जिसमें बाकी के कस्टमर्स भी चले गए अबू धाबी के पास। और जो डेस्परेशन में रेजिडेंट्स ने अपना फोकस ऊँटों को चराने और साथ ही साथ खजूर और सब्जियों की प्रोडक्शन में लगा दिया। मगर चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई। जो ज़्यादातर लोग रहते थे वो किलों में रहते थे, इसी के साथ साथ जो कि हट्स में भी रहते थे पाम लीफ से बने हुए, जहाँ पे अमीर लोग घरों में रहते थे जो कि ईंटों से बने होते थे। मगर बहुत ही जल्दी उन्हें उम्मीद दिखने वाली थी, क्योंकि 3 मार्च 1938 को सऊदी अरेबिया ने ना सिर्फ ऑयल ढूंढा मगर सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व इस दुनिया में मिली। अबू धाबी के जो रूलर थे उस समय शेख शौकत, उन्होंने ऑथराइज़ किया फॉरेन कंपनीज को कि वो आकर तेल को ढूंढेंगे 1929 में। मगर ये एक्सट्रीमली लॉन्ग प्रोसेस थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम स्टीम ले रहा था और 1940s के दौरान ऑयल एक्सप्लोरेशन होल्ड पे था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ऑयल का सर्च था वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत
बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स थे, सैंडस्टॉर्म चलते रहते थे अबू धाबी के पास। और जो ऑयल कंपनीज थी वो इतनी मोटिवेटेड नहीं थी, वो ये देख रही थी कि अबू धाबी में इतना कम एरिया है और वहीं पे उनके पास ओशन से भरा सऊदी अरेबिया में ऑयल का मिल चुका था, तो उन्होंने अबू धाबी में खोज नहीं की, मगर वो फिर भी ढूंढते रहे। और सारी डिस्कवरी जब मिली 1951 में, जो छोटे छोटे ट्रेसेस मिले ऑयल और गैस के, जो कि मुरबान नो-1 वेल में मिली, जो कि 10,000 फीट की गहराई में थी। इंजीनियर्स ने ड्रिलिंग करना शुरू किया और अंदर तक, मगर 12,500 फीट में उन्होंने एक अनप्लेजेंट डिस्कवरी करी, सौर गैस की। सौर गैस एक नेचुरल गैस है जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली और ज्वलनशील होती है। एक पेट्रोलियम इंजीनियर भी मर गया था वहाँ पे जब पाइप से गैस बाहर आ गई। ऑब्वियस रीजन की वजह से ड्रिलिंग जो थी साइट पे रोक दी गई, मगर जो ऑयल की सर्च थी वो चलती रही और इवेंचुअली 1958 में अबू धाबी ने ऑयल डिस्कवर किया शाइफ फील्ड में, 20 साल बाद जब वो रिसर्च शुरू हुई थी। हालांकि अबू धाबी को तेल तो मिल गया था, मगर तेल के पैसे ने एमिरेट्स को ज़्यादा बदला नहीं, क्योंकि जो शेख शौकत थे वो एक्सट्रीमली कॉशियस थे अपने ऑयल के पैसे को खर्च करने में, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कितने दिन चलेगा ये। उन्हें 19 साल लगे थे वायबल ऑयल फील्ड को ढूंढने में, और अगर ये सूख जाता तो उन्हें और 19 या उससे भी ज़्यादा साल लग जाते दूसरे को ढूंढने के लिए। हालांकि शेख शौकत ने काफ़ी सारा पैसा कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स और पेव्ड रोड में खर्च किया, उन्होंने ज़्यादातर उसको बचा के रखा। और जैसे ही साल बीतते गए अबू धाबी ने नेगोशिएट अच्छे से किया प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट्स को, और गवर्नमेंट और बाकी सारे लोगों को ऐसा लगा कि शेख शौकत और भी कम खर्च कर सकता है। ये टेंशन जैसे ही बढ़ी 1966 में, जब शेख शौकत को रिटायर करा दिया गया और उनके भाई जायद ने जगह ले ली उनकी। ना कि शेख शौकत की तरह शेख जायद जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और ये सोचते थे ऑयल मनी जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर सकता है अबू धाबी को हमेशा के लिए। मगर उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिंपल स्टार्ट करेंगे और बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ द सिटी को शुरू करेंगे। उन्होंने एक रोड नेटवर्क बनाया जो कि सेंटर ऑफ द सिटी को बहुत सारे गांव से कनेक्ट किया। इसी के साथ साथ उन्होंने सी वॉल बनाई नॉर्थ साइड ऑफ सिटी में, जहाँ पे उन्होंने सिटी को ओशन के डैमेज से बचाया। उन्होंने इन कंस्ट्रक्शंस को बिजली, पानी और सेंट्रल सीवेज सिस्टम के साथ जोड़ा, और सारी जब नेसेसिटीज़ कवर्ड हो गई उन्होंने अपना फोकस मॉडर्न गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, होटल्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने में शिफ्ट कर दिया। और अराउंड उसी के सेम टाइम में ब्रिटेन ने भी पर्शियन गल्फ को छोड़ दिया। इसके वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पा ली। उसी के बाद अबू धाबी जो है वो प्रोविजनल कैपिटल बन गया यूएई का, जिसकी वजह से शेख जायद जो है प्रेसिडेंट बन गए पूरी कंट्री के। सिर्फ 10 सालों में अबू धाबी एक सिटी जो नोमैड का था, गेनिंग इंडिपेंडेंस और इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था, उत तक पहुँच गया था। मगर शेख जायद जो थे वो केयरफुल थे कि इस प्रोग्रेस को अपने सर पे चढ़ने ना दे। शेख जायद ने एक और चीज़ का पता था कि जो ऑयल का पैसा है वो किसी वक्त रुक सकता है, और जो पूरी दुनिया है क्योंकि वो सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जाएगी, तो उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है बचा हुआ ऑयल का पैसा जल्दी से जल्दी। इनिशियली 1967 में उन्होंने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स बोर्ड बनाए जो कि रिस्पॉन्सिबल था इन्वेस्टिंग एक्सेस ऑयल रेवेन्यू को करने का, और ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था क्योंकि उस समय कोई भी कंट्री जो थी ज़्यादातर पैसा अपना गोल्ड्स और बॉन्ड्स में लगाती थी, तो कोई इन्वेस्टिंग बॉडी बनाना जो कि इन्वेस्टमेंट कर सके इन कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। जो इन्वेस्टमेंट बॉडी थी वो ज़्यादा चली नहीं। शेख जायद ने ये रियलाइज़ किया कि इस सिस्टम को ट्रूली इफेक्टिव होने के लिए उन्हें गवर्नमेंट से दूर होना पड़ेगा, इसलिए 1976 में शेख जायद ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी या फिर ADIA को फाउंड किया। और जैसा आपने गेस कर लिया होगा, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वेस्टिंग एक्सेस ऑयल रेवेन्यू को उनको सौंप दिया, और ये इससे शुरुआत हुई अबू धाबी की सॉवरिजन वेल्थ फंड की। जैसे उस फंड की शुरुआत हुई उन्होंने सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया जो भी हम सोच सकते हैं। ये इंक्लूड करता है इक्विटीज़, फिक्स्ड इनकम, ट्रेजरीज, रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड्स को। अबू धाबी ने कोई भी फुल रिलीज रिपोर्ट नहीं करता वो अपनी होल्डिंग्स की, जैसे कि नॉर्वे करता है, मगर एक ब्रेकडाउन रिलीज़ करते हैं कैटेगरीज की जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। उनके ब्रेकडाउन को देखें तो हम देख सकते हैं सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट डेवलप्ड इक्विटीज़ में, जहाँ पे 32 से 42% अपना पैसा लगाते हैं। वो डिसेंट अमाउंट जो इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लगाते हैं। और जो सबसे छोटी कैटेगरी है उनकी वो है स्मॉल कैप इक्विटीज़, जहाँ पे उन्होंने 1 से 5% अपना पैसा लगाया। जैसा कि आप देख सकते हो ADIA की होल्डिंग्स है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और वो रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा मेकिंग मिस्टेक करने में भी सक्षम है, क्योंकि बहुत सारे डेकेड्स में हमने देखा है उन्होंने काफ़ी हैंडफुल और पेनफुल मिस्टेक्स करी है, जिनकी वजह से उन्हें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और समटाइम्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स का भी घाटा हुआ है।
ये मिस्टेक जो थी वो थी बैंक ऑफ क्रेडिट और कॉमर्स इंटरनेशनल या BCCI के साथ इन्वॉल्व होना 1980s में। BCCI सातवां सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर था वहाँ पे 20 बिलियन की एसेट्स के साथ। तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सेफ प्लेस हो जाती है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, मगर BCCI ने वो मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम के साथ जुड़ गया और बाकी फाइनेंशियल क्राइम्स करी, जिसकी वजह से बैंक बंद हो गया 1991 में और ADIA ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लूज़ किए। और एक और मेजर मिस्टेक थी ADIA की कि उन्होंने इन्वेस्ट किया 2007 में काफ़ी ज़्यादा और 8 में भी। ADIA जो था वो टॉप ऑफ द हाउसिंग बबल में ख़रीद रहा था और जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी $7.5 बिलियन की थी सिटी ग्रुप में। और जैसे ही हाउसिंग बबल फूटा सिटी ग्रुप का स्टॉक क्रैश हुआ 90% और रिकवर कभी नहीं कर पाया। ADIA ने काफ़ी सारे लॉसेस सफ़र में किए इसी पीरियड में, मगर जो सबसे बड़ा डाउनफॉल था ADIA फिर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता रहा और काफ़ी अच्छा किया ओवरऑल। लास्ट टाइम जो ADIA ने रिवील किया था एनुअल रिटर्न्स 2010 में, और उस समय उन्होंने एवरेज एनुअल रिटर्न 8.1% का निकाला था पिछले 30 सालों में। तो बेसिकली मैच मार्केट रिटर्न्स है, मगर ये चीज़ नोट करने वाली है कि ADIA जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है S&P 500 से। तो दिन के आखिर में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स बैंक में होना काफ़ी अच्छा है, मगर जो गोल है वो कैश इन करना है सस्टेनेबल पेस में। अबू धाबी ने अवॉइड किया क्रैश करना ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके, मगर उनके बहुत बड़े एम्बिशंस है इस फंड के लिए। वो इस फंड को सिटीजन्स को नहीं देना चाहते सॉलिड रिटायरमेंट के लिए, मगर ऑयल रेवेन्यू को मेकअप करना चाहते जब वर्ल्ड ट्रांजिशन करेगा सस्टेनेबल एनर्जी में। इसके वजह से वन ऑफ द टॉप गोल्स हैं इस फंड के कि अपने सारे एसेट्स को सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स में लेके आया। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ADIA के पास सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट कितनी है, मगर सोर्सेस ये कहती है कि फिगर जो है 2/3 के आसपास है। तो अगर अबू धाबी के पास काफ़ी भी काम करने को बाकी है अभी, मगर अगर वो सही दिशा में जा रहे हैं जो कि अभी लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि विड्रॉल्स जो है वो एक कभी भी जल्दी नहीं आने वाले। और ऐसा लगता है कि अबू धाबी जो है वो फंड्स को है $1 ट्रिलियन पे लेके जाना चाहता है, और उसके बाद जो एग्जैक्टली नॉर्वे ने भी यही किया है। तो इसी के साथ साथ इन द मीन टाइम अबू धाबी के सिटीजन मल्टी मिलियन तो है पेपर में, मगर ऐसा बहुत अच्छा है कि जो सोशल सिक्योरिटी से काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। क्या आपको लगता है कि बाकी कंट्रीज़ में भी सॉर्विजन वेल्थ फंड होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप इस हिस्से को पाना भी चाहते हैं तो। और साथ ही हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो दूसरी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।